नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 14 सितंबर 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के न्यूज़ डिस्कशन में। ये डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में पीडीएफ मिलता है जो आप सीधा सीधा देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जितनी न्यूज़ है उसको हम ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको द हिंदू में यदि इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हिंदू को छोड़े नहीं, हिंदू से भागे नहीं, बल्कि आप उसका ट्रांसलेट हिंदी वर्जन ले लें। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं हिंदी दिवस के लिए। देखिए, आप अपने जो भाषा है ना, भाषा से प्यार करिए, अपने भाषा पे डाउट मत करिए। हम क्या करते हैं यूपीएससी के जर्नी के दौरान, अपने भाषा पे, अपने मीडियम पे, अपने माध्यम पे हर वक्त हम डाउट बना के रखते रहते हैं। ठीक है, तो डाउट बना के आपको नहीं रखना है, अपने भाषा पे पकड़ बना के रखना है। वही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे थे। अब हम देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल है जो पढ़ने लायक है। यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये जो इनिशिएटिव है ये पहली बार यूट्यूब पे मिला है, तो इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ये वीडियो नहीं मिल पा रही है, जिससे कि उनका भी हेल्प हो। और हमारा टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको हिंदू का जो हिंदी वर्जन है, हिंदी वाला जो वर्जन है वो वर्जन आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो आज हम पहला जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे कि इंडिया के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया यूएसए रिलेशन से संबंधित है कि अभी अब समिट हुआ था दोनों के बीचों में, तो उसमें क्लाइमेट को चेंज को लेके बात की गई है। चलिए अब हम आते हैं हिंदी वाले पीडीएफ में। ये बात किया जाता है इंडिया, भारत और यूएसए हरित ऊर्जा पर गठजोड़, मतलब हरित ऊर्जा के लिए इन्होंने साथ आए हैं। इनका कहना है यूएसए का कि हम इनको जलवायु के लिए फंड भी देंगे और तकनीक को भी ट्रांसफ़र करेंगे। यूएसए ने बता रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने बताया है कि 2030 तक भारत को 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की स्थापना करने की दिशा में भारत को सहयोग किया जाएगा। ये किसके द्वारा किया जाएगा? यूएसए के द्वारा किया जाएगा। यूएसए के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने बोला कि हम वित्त, प्रौद्योगिकी और इसे हासिल करने में जो भी चीज़ें लगेगी भारत को हम तत्परता से देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अभी जलवायु परिवर्तन पे फोकस बनाए हुए हैं कि हमें जलवायु परिवर्तन पे फोकस बना के रखना है। तो जब हम जलवायु परिवर्तन पे फोकस बनाएंगे तो प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम एडिटोरियल डिस्कशन कर रहे थे उसमें हमने बताया था कि हाइड्रो एनर्जी की तरफ जाना। ठीक है, हाइड्रो एनर्जी की तरफ जाने के लिए हमारे पास तकनीक का अभाव है। तकनीक का अभाव हमें कौन पूरा करेगा? तो यूएसए पूरा करेगा इस डील के हिसाब से इन चीज़ों को। उसके बाद यही टारगेट बताया जाता है कि बिजली क्षमता को बढ़ाया जाएगा। बिजली क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ सारे काम किया जाएगा, जिससे कि 2021 और 22 तक भारत कहाँ तक पहुँच जाए। अभी कितना है 2021 और 22 में 476 गीगावाट तक का उत्सर्जन कर रहा है, मतलब उत्पादन हम कर रहे हैं। लेकिन अब 2030 तक इसको बढ़ा के 1817 गीगावाट तक करने की कयास लगाई जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि इतना किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। तो इससे संबंधित था। खासकर स्वच्छ ऊर्जा की तरफ हमें जाएंगे। स्वच्छ ऊर्जा की तरफ यदि हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं कहाँ क्या होगा, जलवायु जो परिवर्तन का जो लक्ष्य बनाया गया है सभी देशों के लिए, ये भी कहीं ना कहीं हमें पूरा करने में सहयोग मिलेगा। जब इसका सहयोग मिलेगा तो इसमें हमें पूरी चीज़ें हो पाएगी। तो यही बैठक के दौरान इनके द्वारा पार्टनरशिप किया गया। अब हम आते हैं इसमें नोट्स पे। ठीक है, इसका नोट्स और डिटेल देखते हैं। तो भारत और यूएसए के बीच अमेरिका की राजनीति जो ऊर्जा भागीदारी है उससे संबंधित ये अप्रैल में चालू किया गया था। उसी का ये वार्ता चल रही थी। अप्रैल में इसको चालू किया गया है। रणनीति ऊर्जा भागीदारी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है SEP की स्थापना की गई थी। 4 स्तंभों पे इसमें सहयोग की प्राथमिकता किया गया था कि 4 चीज़ों पे हम प्राथमिकता देंगे। पहला चीज़ पावर और ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना, तेल और गैस को बढ़ाना और नवीनीय और सतत विकास। 4 पिलर पे बात किया गया था, लेकिन हम यहाँ पे पहला पिलर का बात करेंगे जो इस डील में किया गया है। उसके बाद बाकी का जो है आप उस नोट्स के तहत पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है पावर और ऊर्जा को बढ़ाना। तो पावर और ऊर्जा के बढ़ाने में हमें क्या किया जाएगा? तकनीकों को ट्रांसफ़र किया जाएगा, टेक्नोलॉजी दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी देने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा कि आधुनिकीकरण किया जाएगा। नया जो आधुनिकीकरण किया जाना, ठीक है, मॉडर्नाइज किया जाएगा। उसके साथ साथ अब देखिए स्मार्ट मीटर दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर का काम समझिएगा। स्मार्ट मीटर ये होता है कि जैसे आप मोबाइल में अभी रिचार्ज कराते हैं, आपने डाटा डलवाया, आपकी डाटा कंप्लीट हो गई, आपका नेट चलना बंद,
नेट चलना बंद होता था। उसी तरह से रहेगा कि यहाँ पे एक आपका जो स्मार्ट मीटर रहेगा उसमें चिप लगा रहेगा, उसमें आप रिचार्ज करवाइए। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का रिचार्ज किया, तो 100 रुपये में पर 5 रुपये यूनिट है, तो आप कितना जला पाएंगे? 20 यूनिट। यदि 20 यूनिट जल जाता है, आपके घर की लाइट की बंद, आपका घर का लाइट बंद। ठीक है, अब घर की लाइट जलाने के लिए क्या करोगे? फिर से रिचार्ज करो। आप जब रिचार्ज करेंगे तो फिर से आपका घर का लाइट बंद हो जाएगा। तो इससे क्या चीज़ें होगा, इससे आप थिंक करिए कि इससे क्या विकसित होगा। इससे ये विकसित होगा कि जो बिजली का बिल पे नहीं करते, बहुत सारे गाँवों इलाके में बहुत सारी जगह पे बिल 10-10 हज़ार या 20-20 हज़ार होता है, फिर भी वो पे नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि बिजली की जो कंपनियां होती है घाटे में चलती है, तो सरकार का इसका लॉस उठाना पड़ता है। इस लॉट को भरने के लिए यदि ये स्मार्ट वाला आएगा तो इनको टेंशन ही नहीं रहेगा। आपको बिल भरेंगे तो आपकी लाइट चलेगी। प्रीपेड वाला सिस्टम पहले पेड करिए, फिर आप अपना उपभोग करिए। तो यही चीज़ इसमें डेवलप हो सकता है। तो ये स्मार्ट मीटर दिया जाएगा। उसके बाद स्वच्छ और इसमें अनुसंधान की बात की जा रही है कि टेक्नोलॉजी में क्या किया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा। उन्नत स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के लिए भागीदारी, इनके लिए भागीदारी किया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सके, अनुसंधान और रिसर्च कर सके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कि हम यूएसए के साथ मिलके उनकी जो भी नॉलेज है उसको अपने साथ मिलके और दोनों जन शेयर करके हम इस ऊर्जा के तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से क्या होगा, कहीं ना कहीं कार्बन जो उत्सर्जन का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, इनको कहीं ना कहीं हम रोकने में सफल हो पाएंगे। इसके लिए जो स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर को भी निर्माण किया जाएगा, स्थापना करने की सहमति बनी है, इसके द्वारा सहमति बनाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए ऊर्जा क्षमता सेवा लिमिटेड की भी स्थापना की जाएगी, जिससे कि वायु की जो गुणवत्ता है उसको भी वृद्धि किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि विश्व का सबसे गंदा पल्यूटेड शहर में से एक है हमारा दिल्ली जो है विश्व का सबसे पल्यूटेड मतलब प्रदूषित शहरों में से एक है। ठीक है, तो इसके लिए वायु प्रदूषण को, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये सारा चीज़ें इसमें क्वालिटी में दिया गया है। तो इसमें ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा पहल भी किया जा रहा है। सरकार के द्वारा बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि यूएसए और भारत के द्वारा ये सारे कामों पे इसमें काम किया जा रहा है। उसके बाद कुछ ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। जैसे तेल और गैस के लिए क्या किया जाएगा, तो इसके लिए भी रणनीति भंडार को लेकर किया जाएगा। पहले हम ईरान पे फोकस करते थे, अब ईरान के साथ तब डिक्लेयर परमाणु के लेके प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ पे यूएसए ने बोला कि आपको उनके साथ ट्रेड कम करना है। जब उनके साथ ट्रेड करना है तो हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, हमारी तो मांग बनी हुई है, तो हम यूएसए की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट किए। तो यूएसए भी हमें अब तेल की भंडार और उसकी आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है, वो देने के लिए तैयार है। तो इससे संबंधित है हाइड्रो टास्क फोर्स को बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि अक्षय ऊर्जा जो है, अक्षय ऊर्जा से संबंधित अक्षय ऊर्जा से जो संबंधित इशू है, ठीक है, इसको भी हमें मिल सके, इसमें काम किया जा सके। हाइड्रोजन से उत्पन्न होने वाला, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। यदि आप एडिटोरियल डिस्कशन नहीं देखते हैं तो प्लीज़ द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन भी देखें, जो आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाया जाएगा, गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से किया जाना चाहिए। उसके बाद है कि नवीनीय ऊर्जा की बात की जा रही है, रेन्यूएबल एनर्जी की। तो इसमें सोलर की लेके कुछ ज़्यादा कैश लगाया जा रहा है, क्योंकि भारत ने सोलर अलायंस भी गठित किया है। भारत के पास अपॉर्चुनिटी भी है, यहाँ पे मौका भी है, हम सोलर ऊर्जा की तरफ आगे जा सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा टेक्नोलॉजी की बात किया जा रहा है, स्वच्छ ऊर्जा टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे मिलके काम किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इनमें पहल की बात की जा रही है। उसके बाद है कि सतत विकास के लिए क्या किया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। कि सतत विकास क्या होता है कि ऐसा विकास जो आने वाले पीढ़ी के लिए भी आप संसाधनों को छोड़ के जाए, ऐसा नहीं कि संसाधनों का पूरा उत्सर्जन आप कर ले। तो इसके लिए ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, और इसका डाटा भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। प्रबंधन का जो डाटा होता है उसको भी ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है। ठीक है, इससे संबंधित है, आप देख सकते हैं इसमें दक्षिण एशिया में महिला प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से ऊर्जा में दक्षिण एशिया महिला प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से इसमें ज़्यादा लॉन्च किया जाएगा पावर सेक्टर के लिए, इसको केंद्रित करके यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हमने डिस्कस किया कि भारत और यूएसए मतलब भारत और अमेरिका के बीच में ऊर्जा क्षेत्रों में क्या क्या कामें चल रही है, किस किस इनिशिएटिव पे काम चल रहा है, हमने डिटेल से डिस्कस किया, जो आज के न्यूज़ में आया भी था। यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा द हिंदू में दिया हुआ था, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं आगे देखते हैं कौन सा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सीधा आप आ जाइए पेज नंबर 8 पे।
पेज नंबर 8, एक मिनट, पेज नंबर 8, 9। सुप्रीम कोर्ट ने कॉल किया है डिवोर्स से रिलेटेड, ठीक है, तलाक से संबंधित, तो रिफॉर्म के लेके है। यहाँ पे हम देखते हैं तलाक से संबंधित। उससे पहले कि एक न्यूज और था इन्फ्लेशन से संबंधित, पेज 1 में ये रहिए, महंगाई, महंगाई से संबंधित, महंगाई दर कम हुआ है, ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आते हैं हम डिस्कशन पे अपना। ये रहा, अगस्त के महीने में मामूली सा, मतलब थोड़ा सा गिरावट हुआ है महंगाई की दरों में। महंगाई की दरों में जो गिरावट हुई है उससे संबंधित है। देखिए, अब ये बड़ी बात ये हो जाती है यूपीएससी के लिए, क्या सर आप बोल सकते हो कि क्या हमें डे टू डे अपडेट होना चाहिए कि महंगाई दर अप्रैल में कितना था, मई में कितना था, जून में कितना था? तो यहाँ पे आंसर मिलता है नहीं, आपको डे टू डे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक सेंस समझने की ज़रूरत है, चीज़ें होता क्या है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं भारत की जो खुदरा स्फीति है, उसमें जुलाई में 5.6% का था। तो ये सारे डेटा है, अगस्त में इतना था, इसमें सितंबर में गिर के इतना हो गया। तो क्या ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है? जी नहीं, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को सिर्फ आप ये चीज़ें देखिए कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुद्रास्फीति को, ठीक है, मुद्रास्फीति को केंद्रीय बैंक के ऊपर उनके पास ये रहता है कि 6% से ऊपर नहीं जाए। सरकार के द्वारा ये टारगेट दिया गया है और बनाया गया है कि मुद्रास्फीति जो है, महंगाई जो है, 4+-2 ये रखा गया है। या तो 6 होगा या सबसे कम होगा तो वो 2 होगा, ऐसे करके 4+-2, 4+-2 रखा गया है, जिसके तहत इसमें मुद्रास्फीति, और इसके लिए सरकार के द्वारा मौद्रिक नीति पे नियंत्रण करके करता है। तो हम इसको डिटेल में आते हैं और डिस्कस करते हैं नोट्स के अंदर। नोट्स के अंदर जो हमने डाल के रखा है डिस्कस में, उसमें डिस्कशन में ये डाला है मुद्रास्फीति। देखिए, मुद्रास्फीति की जो कीमत होती है, कोई एक वस्तु की कीमत को गिरने और बढ़ने से हम उसको पूरा का पूरा मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ना या घटना नहीं बताते। हम एक वस्तु को नहीं, एक समूह होते, सतत वृद्धि होती है, सतत वृद्धि होने से ही हम बताते हैं कि मुद्रास्फीति का जो दर रहता है वो बढ़ा या घटा है। मुद्रास्फीति की जड़ का जो मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यों का जो मूल्य मापा जाता है, वो मापने की 2 विधि अपनाई जाती है। पहला थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा जो होता है वो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। शॉर्ट में इसको बोला जाता है WPI और CPI। तो कभी भी क्वेश्चन यदि आंसर में रहे कि मुद्रास्फीति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, 2 माध्यम यूज किया जाता है, थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए, यह एक टूल है, टूल आप समझते हैं, यह है हथियार है, मतलब हम मापते हैं, ठीक है, इस मानक होता है। उसके बाद मुद्रास्फीति का बढ़ने का कारण क्या होता है? अब सवाल उठता है कि मुद्रास्फीति बढ़ता क्यों है, मतलब महंगाई क्यों बढ़ता है? देखिए, मुद्रास्फीति ना बहुत सारे जन नहीं समझते हैं आप। देखिए, मुद्रास्फीति या महंगाई दोनों एक ही वर्ड हुआ, ठीक है। तो मुद्रास्फीति बोले या महंगाई बोले, दोनों एक ही टर्म होता है, और आप इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका बढ़ने का 2 कारण होता है, एक तो होता है मानव जनित कारण, एक होता है लागत जनित कारण। अब देखिए, मानव जनित कारण क्या होता है? मान लीजिए कि कोई सेब है, ठीक है, सेब की कीमत, यहाँ पे सेब की कीमत बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई, कोई फेस्टिवल आ गया, जैसे मान लीजिए कि अभी दुर्गा पूजा आने वाला है या फिर गणेश चतुर्थी चल रही है, तो गणेश चतुर्थी में बहुत सारा सेब का डिमांड बढ़ गया। तो पहले 100 रुपये कीमत था, अब इसको ये 120 रुपये कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा? मानव जनित कारण हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा, मानव के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ा दिया गया है, मांग बढ़ा दिया गया। अब देखिए, लागत जनित कारण। अब लागत जनित कारण में क्या होता है कि हमें कच्चा माल चाहिए, ठीक है, मजदूरी चाहिए, उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? इन सारी चीज़ों को मजदूरी चाहिए, लैंड चाहिए, बिजली चाहिए। तो ये सारे चीज़ों में यदि बढ़ोतरी होता है, मान लीजिए कच्चा माल में वृद्धि हो गया, लैंड में वृद्धि हो गया, तो इनकी जो उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है। पहले कोई वस्तु, कोई खिलौना 5 रुपये में बन के तैयार होता था, 50 रुपये में, अब वो खिलौना 70 रुपये में बन के तैयार होता है, क्योंकि यहाँ पे मजदूरी दर बढ़ गया है या फिर कच्चा माल का दाम बढ़ गया है। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमें प्रभाव पड़ता है उनके मूल्य पे जैसे ही प्रभाव पड़ेगा तो ये क्या होगा? मुद्रास्फीति, महंगाई हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है इसके नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है। अब आप क्वेश्चन उठता है कि यदि मुद्रास्फीति होती है तो सरकार क्या करती है नियंत्रण के लिए? तो देखिए, सरकार के द्वारा जो टूल अपनाया जाता है उसको 2 माध्यम से किया जाता है। पहला, नियंत्रण करने के लिए उपाय, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को कम कर देना। अर्थव्यवस्था में अब मुद्रा के प्रभाव कम कैसे होंगे? आप नॉर्मल थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझिएगा। ये टर्म जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है। देखिए,
अब यहाँ पे मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, बात किया गया है मौद्रिक नीति का। अब यहाँ पे बात किया गया है मौद्रिक नीति का, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है। ये रहा मौद्रिक नीति। अब हम थोड़ा सा टर्म समझाते हैं मौद्रिक नीति। देखिए मौद्रिक नीति जो होता है ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, आरबीआई। इसके मौद्रिक नीति के अंदर जो टूल होता है वो होता है सीआरआर, आपको याद आ गया होगा, एसएलआर, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ठीक है, ये सारे टूल। उसके बाद आपको हो सकता है OMO, ठीक है, बैंक रेट, ये सारे टूलों का उपयोग किया जाता है। अब एक एक चीज़ को समझिए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आप ये समझने का कोशिश करिएगा इन चीज़ों को। यदि समझ जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। मौद्रिक नीति भी आपको समझ में आ जाएगा महंगाई के साथ साथ। और देखिए मौद्रिक नीति जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक महंगाई को आप नहीं समझ पाएंगे। अब इन चीज़ों को समझिए कि मान लेते हैं रेपो रेट क्या होता है। सबसे पहली बात, रेपो रेट क्या होता है, उससे भी पहले हम सीआरआर देख लेते हैं। देखिए सीआरआर जो होता है कि बैंक में यदि आप 100 रुपये जमा किए, ठीक है, तो आरबीआई बोलती है, आरबीआई ये बोलती है कि एसबीआई में आपने जमा किया, एसबीआई में आपने जमा किया, आप यहाँ पे एसबीआई में जमा किया, आरबीआई बोलती है कि 4% इसका, मैं एग्जांपल मान रहा हूँ, मान लीजिए कि 4% आपको मेरे पास जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 4 रुपया किसको देना पड़ेगा, आरबीआई को देना पड़ेगा। अब इनके पास कितना बचता है, 96 रुपया। अब इसके बाद आरबीआई एक चीज़ और बोलती है कि एसएलआर, एसएलआर रखो। ये क्या करे, इस पे ना रेपो रेट पे याद रखिएगा, सीआरआर पे आरबीआई कोई लोन नहीं दे, इनको कोई ब्याज नहीं मिलता। क्या मिलता, यहाँ पे ब्याज नहीं दिया जाता है, किस पे, रेपो रेट के ऊपर। तो अब क्या किया जाएगा, एसएलआर में क्या होता है, एसएलआर में ये होता है कि रिजर्व बैंक बोलती है कि अब आप मान लीजिए कि 5% अपने पास रख लीजिए जितने पैसा जमा हुआ है। अब ये 5% कितना रखेंगे अपने पास, या आरबीआई अपने पास रख लेंगे, इसका यह यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसको गोल्ड के रूप में, इसके रूप में रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इनको कैश में देना पड़ेगा सीआरआर में। लेकिन एसएलआर में ये गोल्ड के रूप में चाहे तो रख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना परसेंट आपको कितना का रखना पड़ेगा, 5% आप अपने पास रख लीजिए, किस रूप में, एसएलआर के रूप में। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, पहले इनके पास 96 रुपया बचता था, अब ये 5 रुपया खुद अपने पास भी रख लेंगे तो अब 91 रुपया बचता है। तो अब ये एसबीआई 91 रुपया ही बैंक लोन दे सकता है। क्या करेगा, आप 91 रुपया ही लोन ये दे सकता है। अब जब ये 91 रुपया लोन दे सकता है तो अब दूसरा टर्म समझिए, ठीक है, टर्म नंबर 1, इसमें ये बोला जाता है कि महंगाई को कम करने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो हमने बोला कि मार्केट में पैसा जो है, मुद्रा का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को रोकना। अब कैसे रोका जाएगा, देखिए यदि मान लेते हैं कि सरकार ने क्या किया, यहाँ पे देखिए इसको काटिए और इसको 4% को काटिए सीआरआर को। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको कर दीजिए आप 6%, इसको कर दीजिए 4% का 4%, ये 5% था, 6% हो गया। पहले ये 90 रुपया था, 91 रुपया, अब ये 90 रुपया हो जाएगा। तो सरकार ने क्या किया इस टर्म में कि पहले वो 91 रुपया दे सकते थे पैसा मार्केट में लोन, अब ये 90 रुपया दे सकते हैं। इन्होंने क्या किया, कम कर दिया ना, मार्केट में प्रभाव जो है कम कर दिया। एक टूल एसएलआर सीआरआर को बढ़ा के, रेपो रेट को बढ़ा के। देखिए रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या ये होता है कि सेंट्रल बैंक आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है, सेंट्रल बैंक आरबीआई से लोन लेती है, उसका लोन जो रेट होता है वो रेपो रेट कहलाता है। अब देखिए सेंट्रल बैंक पहले जो आरबीआई लोन दे रही थी वो रेट कम था, दर कम था, तो सेंट्रल बैंक ज़्यादा लोन ले रही थी और ज़्यादा बैंक में दूसरों को पैसा दे रही थी लोन पे। लेकिन अब ये सरकार क्या करेगी, इसको बढ़ा देगी, तो बढ़ा देगी तो बैंक कम लोन लेगा, जिसके कारण से उनको कमर्शियल बैंक कम लोन दे पाएगी। अब होता है रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट ये होता है कि अब रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेगी। इस टर्म को थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा टर्म होता है डिफिकल्ट, इसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, पूरा ये इकोनॉमिक्स का टर्मोलॉजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आरबीआई क्या कर रही है, किसको लोन दे रही है, आरबीआई लोन किससे ले रही है, सेंट्रल बैंक से।
अब देखिए आरबीआई से सेंट्रल बैंक लेगी तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में मनी कम जाएगा, ठीक है। तो ये रिजर्व रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सरकार क्या करती है, प्रतिभूतियाँ को खरीद लेती है, बेचती है, प्रतिभूतियाँ बेचती है। मतलब कि ये जब अपना जो प्रतिभूति बेचेंगे तो जनता से क्या किया जाएगा, पैसे को मंगाया जाएगा, पैसा को सोख लिया जाता है। तो ये होती है टर्म, ठीक है। तो पहला टर्म प्रभाव को कम करना, पैसे के प्रभाव को कम करना। तो पैसे के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा मौद्रिक नीति के तहत इसमें कम किया जाएगा। उसके बाद है सरकार और क्या कर सकती है पैसे कम करने के लिए, जो योजना देती है, योजना में जो पैसा मिलता है उसको भी कम कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है उत्पादन वृद्धि, जो है उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादन के आयात को बढ़ाना। देखिए क्या होता है, इस टर्म को आप समझिए। देखिए इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आपको टर्मोलॉजी समझना पड़ेगा, बिना टर्मोलॉजी समझे आपको काम नहीं होने वाला है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट में रफ कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इस पे हम देखते हैं कि टर्मोलॉजी कैसे होती है। अब इसमें उत्पादन को बढ़ाना, पहले ये था कि 100 पैकेट ही बिस्किट का था तो इसका 5 रुपये दाम था, ठीक है। मांग बढ़ गया तो इसका रेट हो गया 5 से 7 रुपया। अब ये क्या किया जाएगा, इसकी उत्पादन बढ़ा दी जाएगी। पहले 100 उत्पादन होता था, अब इसको उत्पादन करके या फिर आयात मतलब दूसरे देशों से ला के मार्केट में कर दे इसको 150। अब क्या है कि मांग सब क्या हो गया, मार्केट में बिस्किट है, ज़्यादा है तो दाम क्या रहेगा, फिर 5 रुपया हो जाएगा। अब मार्केट में दाम नहीं ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद है उत्पादन तकनीकों में सुधार कर उत्पादन की लागत को कम करना। अब देखिए पहले क्या होता था, 5 रुपये में बिस्किट आता था, टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था। अब ये टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज़ होता है कि एक दिन में पहले 10 बिस्किट बनता था, अब एक दिन में 100 बिस्किट बनता है। तो इसकी लागत कम हो गई तो प्राइस कम कर देगा, मतलब दाम को कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने महंगाई से संबंधित जो भी यहाँ पे डाटा है, जो भी हमने नोट्स में डिस्कस किया, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो पीछे थोड़ा सा बैक करके फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हमने इंपॉर्टेंट टर्म को यहाँ पे डिस्कस किया। चलते हैं अब आगे जो है ये हमने देखा था, हम हिंदू में आपको दिखा देते हैं कहाँ पे है ये। आ जाइए 10 नंबर पेज पे, चलते हैं 10 नंबर पेज पे। हम इसको इसलिए दिखाते हैं ना क्योंकि आपको लगेगा कि आप जो डिस्कस कर रहे हो ये कहाँ से कर रहे हो, ये तो हिंदू में है ही नहीं। इसलिए मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ कि देखिए ये हिंदू के अंदर ही से ही मैं इसको हिंदी में लेके और डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए ये जो चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रिफॉर्म्स बताया है कि रिफॉर्म करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे डिवोर्स से रिलेटेड। ये आर्टिकल है, यहाँ पे आप इसको पढ़ना है, आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के आधार में सुधार की मांग की है। इनका कहना है कि विवाह जो होता है ना, एक अपरिवर्तनीय, ठीक है, नहीं टूटने वाला चीज़ें होता है, इनको पवित्र माना जाता है विवाह को, ठीक है। लेकिन कुछ समय से ना इसमें तलाक वाला जो चीज़ें हैं ना, सिचुएशन बहुत ज़्यादा आ गई है समाज में। ये हमारी भारतीय सामाजिक संस्था नहीं था, भारतीय समाज विवाह जो है ना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आप जब मैरिज सोसाइटी पढ़ेंगे, सोसाइटी में जो मैरिज है, विवाह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे समाज के लिए। क्योंकि हम बोलते हैं कि एक हमारा रिश्ता जुड़ता है, जब रिश्ता जुड़ता है ना तो जन्म जन्म का रिश्ता मानते हैं ना, ये रिश्ता जो होता है 7 जन्म का रिश्ता होता है, हम फेरे लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होता है, राइट। तो ये हमारा जो समाज में होता है, तो इनके लिए कहीं ना कहीं जो तलाक होने से क्या होता है, समाज तलाक के लिए स्वीकार नहीं करता। ये हमारा जो समाज है ये कभी तलाक को स्वीकार नहीं करता, इसलिए कम से कम, और यदि तलाक हो भी जाती है ना तो उस महिला की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। महिला के लिए सामाजिक जो स्वीकृतियाँ नहीं बन पाती। लोग तो पुरुष को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन महिला के लिए हमारे यहाँ पे गलत भावनाओं से देखा जाता है, उनके कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया जाता है, शायद इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था इसलिए इनका तलाक हो चुका है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इनके महिलाओं को जो वित्तीय सुरक्षा है, वित्तीय सुरक्षा की भी कोई कानून नहीं है, ऐसा कानून नहीं है कि वित्तीय सुरक्षा की कोई गारंटी दे सके, गारंटी नहीं देता है। जिससे कि यहाँ पे जस्टिस के द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, इन्होंने बताया है कि इसके लिए सरकार को एक कठोर कानून बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि समाज में भी उनको मिल पाए, और वित्तीय उनको एक होना चाहिए ना कि आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। आप यदि तलाक ले भी लेते हैं तो आपको यहाँ पे पैसा पे करना पड़ेगा। जब आपको मनी पे करना पड़ेगा ना तो आपको लगेगा इससे तो अच्छा है कि हम साथ में रहे, ठीक है। नहीं तो अभी ये सोचते हैं ना, कितना जन ये सोचता है कि मैं इनको तलाक दे दूंगा, इनकी खर्चा वर्चा तो मुझे देना की ज़रूरत है नहीं, बस हमारा रिश्ता ख़त्म, हम दूसरा शादी कर लूँगा।
ऐसा नहीं होता। यदि इसको सरकार के द्वारा ये कर दिया जाए कि आपको पेमेंट करना, ऐसे कानून है लेकिन उतना इफेक्टिव कानून नहीं है, ये कोर्ट के द्वारा भी माना गया है। यदि ऐसा कोई कठोर कानून बना दिया जाए तो यहाँ पे इनको देना ही पड़ेगा खर्चा। तो ये सोचेंगे कि दूर रह के भी पैसा देना पड़े तो क्यों ना नज़दीक रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें सरकार में यही चीज़ें बताया जाता है कि क्रूरता दोनों को एक साथ में, और ये शादी को कहीं ना कहीं एक पवित्र माना जाता है। तो इससे रिलेटेड हमने देखा, राइट। तो ये आर्टिकल यही था, इसमें कोई इतना नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, जस्ट ये रीडिंग आप ले लीजिएगा इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है NCLT कैन नॉट बी विड्रॉल। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, यदि कल का आपने डिस्कशन नहीं देखा होगा तो उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था। इनके द्वारा बताया जाता है न्यायिक देरी का जो ये दिवालिया और दिवालियेपन संहिता IBC विफल ना हो। ये बोला है कि देरी के कारण ये जो दिवालिया और दिवालियेपन से संबंधित है, इनको क्या नहीं करना चाहिए, देरी नहीं होना चाहिए, इस पर शासन करने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये किससे संबंधित है, ये दिवालियापन से संबंधित है। उसके बाद है नेशनल कंपनी अपीलियल लॉ। ये किससे संबंधित है, आयकर से संबंधित है, जो कल हमने देखा था, राइट। इससे संबंधित है, इसको आप पढ़िएगा, इसको कल हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। तो इसलिए अभी यहाँ पे कुछ आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ों को रिपीट किया गया है, उन्हीं चीज़ों को। तो इसको आप कर लीजिएगा। कोऑपरेटिव जगत में कितना होना चाहिए मामले, जिससे कि मंत्रालय को ध्यान सीमित किया जाए, ठीक है। अस्थायी समिति के द्वारा ये रिपोर्ट को आकर्षित किया जाए। तो ये यही बताता है कि जो देरी नहीं होना चाहिए, देरी को ख़त्म किया जाना चाहिए, उससे संबंधित है। इसको आप डिस्कस कर लीजिएगा, कल के इंपॉर्टेंट आर्टिकल में मैंने डिस्कस कर लिया था, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, चलते हैं हिंदू में, देखते हैं कौन सा आर्टिकल है। इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है तालिबान से रिलेटेड है। इनके तालिबान UN का कहना है, UN अधिकारियों का कहना है कि तालिबान ने बहुत सारे मानव अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक है। मानव अधिकारों का हनन करने में अब महिलाओं को जो घर में रहने का आदेश दिया गया है, किशोरियों को स्कूल नहीं रोका गया है जाने से, ठीक है। घर में जाकर तलाशी किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। एक इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है, तो उसमें यही बताया गया था कि आपके मंत्रिमंडल जो बना था उसमें महिलाओं को क्यों नहीं रखा गया है। तो उनके द्वारा, तालिबान के द्वारा ये कहा गया था कि महिला का काम है बच्चे पैदा करना। अब देख सकते हैं उनके माइंडसेट क्या है। वो बता रहे हैं कि दुनिया के सामने हम बदल चुके, लेकिन वो नहीं बदले हैं। उनकी जो 1996 से पहले की, 1996 से लेकर 2001 तक जो सरकार चल रही थी ना, वही माइंडसेट अभी भी उनके अंदर है। ऐसा यदि माइंडसेट होता तो पहली दिन जिस प्रेस जो वो थी, प्रेस का जो एंकरिंग कर रही थी वो महिला थी, उस महिला का उन्होंने क्या हाल किया। बाद में वो अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुकी थी। पहले बार तो ये दुनिया के सामने लाया कि हम महिला को देने के लिए तैयार है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं किया गया। तो यहाँ पे महिला को लेके मानव अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। मानव अधिकार का तो जेनेवा में इसका परिषद है, ठीक है, मानव अधिकार परिषद। इनमें यही बताया गया कि महिला से संबंधित इनका जो अधिकार है या बच्चे से संबंधित, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसी से संबंधित इंपॉर्टेंट था। आप बच्चे के साथ देख सकते हैं इसमें क्या क्या किया जा रहा है इसमें। तो इस आर्टिकल को, पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को पढ़िए। उसके बाद इसमें जो कुछ नोट्स होता है, ये नोट्स इस प्रकार से है कि संयुक्त राष्ट्र महिला परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महिला परिषद के बारे में, यह एक महिला परिषद है। इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत इसको अंतर सरकारीय निकाय के रूप में बनाया गया था। अंतर सरकारीय निकाय के रूप में बनाने के साथ साथ इनकी जो गठन होती है, पहले हम उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है इनमें ये था कि विश्व स्तर पे मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, ये इनका उद्देश्य था। जो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, उसमें 15 मार्च 2006 को एक संकल्प लाया गया था, जिस संकल्प के माध्यम से इसको स्थापना किया गया था। दुनिया भर में मानव अधिकार, और खासकर भारत भी मानव अधिकार के हित में और मानव अधिकार के लिए काम करता है पूरे विश्व के लेवल पे। ये चाहता है कि हर देशों में मानव अधिकार का सम्मान हो और मानव अधिकार को आगे लाया जाए। इसकी जो मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इन आयोग का आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इससे निकलता था, जो हमने नोट्स के रूप में देख लिया। उसके बाद आता है जलवायु परिवर्तन के कारण 216 मिलियन लोगों को पलायन कर रहे हैं, ठीक है, उनको करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट आया है विश्व बैंक के द्वारा। ये विश्व बैंक के जब रिपोर्ट आया ना, तो ये आर्टिकल यहाँ पे देख लीजिएगा, 1 मिनट में भी दिखा दूँ। ये आर्टिकल यहाँ पे, ठीक है, ये रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। तो रिपोर्ट में यही कहा गया है कि इससे संबंधित कितने ज़्यादा जलवायु परिवर्तन और इससे क्या हो रही है, जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव हो रहा है। पानी की कमी हो रही है, फसल जो है, 1 मिनट, सॉरी,
फसल की उत्पादकता में कमी आ रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। समुद्र का स्तर से क्या होता है कि जो समुद्र के किनारे जो देश है या फिर जो राज्य है, उनकी जो लैंड है उनकी जो कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे, ये आर्टिकल हम इसमें देखें तो इसमें यही बताया जा रहा है कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव आ रहा है, प्रभाव होने से क्या हो रही है। मरुस्थलीय जो खराब स्थिति बताई जा रही है, उप सहारा अफ्रीका की बात की जा रही है, जिसमें मरुस्थलीकरण होना, ठीक है, नाजुक स्थिति है, क्योंकि मरुस्थलीकरण होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या नहीं हो पाएगा, फसल नहीं हो पाएगा। फसल नहीं होता तो ये हमें प्रभाव डालता है, प्रभाव पड़ता है इसका कहीं ना कहीं हमें। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने देखा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में कुछ इससे संबंधित रिपोर्ट दिया गया है। रिपोर्ट में ये बताया गया है, नोट्स में ये बताया गया है कि हमने देखा है कि विश्व बैंक के बारे में देखा है। विश्व बैंक का जो उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र के समय पुनर्निर्माण के लिए और पुनर्निर्माण और विकास के लिए किया गया था। ठीक है, जिससे कि इनको आर्थिक सहयोग मिल सके, देशों को आर्थिक सहयोग के साथ साथ विश्व बैंक जो है इनके साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, किस स्तर पे काम करते हैं, इनका 5 संगठन बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय 5 समूह है। 5 समूह ये मिलकर किसके लिए काम करते हैं, अपने सदस्य देशों को विकास और पुनर्निर्माण के लिए और आर्थिक सहायता ये प्रदान करते हैं। इनका जो स्थापना हुआ था, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने से, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे देश, मतलब उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए उनके पुनर्निर्माण विकास के लिए आर्थिक सहयोग मिले। इसकी जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड में, मतलब वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना जो हुआ था 1944 के अंदर हुआ था। तो ये डिस्कशन में हमने देखा, ये जो